आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको धर्म की दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे नए और सबसे खतरनाक खेल के बारे में बताएंगे। ये खेल भारत में स्कूल जाने वाले नाबालिग लड़कों के साथ खेला जा रहा है और हमारे देश में कम से कम 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले नाबालिग लड़कों का वीडियो गेम्स के जरिए ही ब्रेन वॉश किया गया और फिर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाया गया। यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट हो सकता है जो आपके बच्चों के साथ ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुड़ता है और इसीलिए आज हम सबसे पहले इसी खबर का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। यह बहुत बड़ा खुलासा भारत के हर परिवार के लिए होगा और अगर आप चाहें तो इस विषय पर अपनी राय ट्वीट करके हमें भेज सकते हैं और पूरे देश को अपनी राय बता सकते हैं। आज जब आप अपने ट्वीट लिखेंगे करेंगे तो उनके साथ आप #गेमिंग जिहाद जरूर टैग कीजिएगा। यह हैशटैग है, यह आप याद रखिएगा, यह है #गेमिंग जिहाद। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको उन नाबालिग लड़कों के बारे में बताना चाहते हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे लेकिन बाद में इन सभी लड़कों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम धर्म को अपना लिया। पुलिस का कहना है कि उसने अब तक ऐसे 4 नाबालिग लड़कों को पहचान लिया है जो ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। इन 4 लोगों में से 2 नाबालिग लड़के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहते हैं जिनमें एक लड़का 16 साल का है और यह लड़का पहले जैन धर्म से था और दूसरा लड़का हिंदू धर्म से था। तो गाजियाबाद जिले के जो 2 लड़के हैं, एक जैन था, एक हिंदू था, लेकिन बाद में इन दोनों लड़कों ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम धर्म को अपना लिया। जबकि बाकी 2 नाबालिग लड़कों में एक लड़का हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहता है और दूसरा लड़का चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहता है। समझने वाली बात यह है कि पुलिस को अब तक ऐसे 4 नाबालिग लड़कों के बारे में पता चला है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ऐसा सिर्फ 4 लड़कों के साथ ही हुआ होगा। हो सकता है ऐसे लड़कों की संख्या 40 हो, 400 हो, 4000 हो, 40,000 हो या फिर 4 लाख भी हो सकती है, क्योंकि जिस ऑनलाइन गेम को खेलते हुए इन 4 लड़कों ने अपना धर्म बदल लिया वो गेम भारत के युवाओं और खास तौर पर 14 से 18 वर्ष के बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। आज उस ऑनलाइन गेम के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसका नाम बताएंगे ताकि आप सब ये चेक कर सकें कि आपके घर में जो बच्चे हैं कहीं वो लोग भी इसी ऑनलाइन गेम को तो नहीं खेल रहे। तो इसलिए आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इस ऑनलाइन गेम का नाम है फोर्टनाइट, जिसे एपिक गेम्स नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने वर्ष 2017 में लॉन्च किया था और यह पबजी की तरह ही एक शूटर वीडियो गेम है जिसमें यूजर एक वर्चुअल आइलैंड पर होता है और वहां उसके पास ऐसे हथियार होते हैं जिनकी मदद से उसे अपने दुश्मनों को शूट करके खत्म करना होता है। यह वो वीडियो गेम है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस अब्दुल रहमान को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है वो वहां की जामा मस्जिद में एक मौलाना है और मस्जिद की 15 सदस्यों वाली एक कमेटी का भी वो सदस्य है। इसके अलावा इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर और पुलिस की अब तक की जांच ये कहती है कि गाजियाबाद में जिन 2 नाबालिग लड़कों ने इस्लाम धर्म को अपनाया वो दोनों लड़के इसी जामा मस्जिद के मौलाना के संपर्क में थे और यही मौलाना इन दोनों लड़कों को मस्जिद में बुलाकर इनका ब्रेन वॉश किया करता था। ये हम एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझें कि जो आज हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है ये बात और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसमें एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक बहुत बड़ी खबर है और इस पर आज सबसे पहले हम देश के हर परिवार को जागरूक कर रहे हैं और आगे भी हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम आपको बताते रहें कि इस समय जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसे कैसे उसका दुरुपयोग करके आपके बच्चों को और आपके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अब हम आपको अपना दूसरा विश्लेषण दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि वो ना तो 2000 रुपए के नोटों का समर्थन करती हैं और ना ही इन नोटों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन
बालासोर रेल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को उनकी पार्टी टीएमसी 2-2 लाख रुपए बांट रही है, और वो भी कैश में। ये पूरा मुआवजा नकद में दिया जा रहा है, कैश में दिया जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात ये कि ये 2000 रुपए के नोटों में ये मुआवजा बांटा जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हैं, जहां राज्य सरकार में एक मंत्री और टीएमसी के विधायक शशि पांजा ने बालासोर रेल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा बांटा है। मुआवजे की यह राशि एक बंद लिफाफे में इन परिवारों को दी गई, लेकिन जब इन परिवारों ने यह पैसा इस लिफाफे से निकाला तो इसमें लगभग सारे नोट 2-2 हजार रुपए के ही थे, जिन्हें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लेने का फैसला किया। और इसी वजह से ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी जो है उनकी, उस पर यह आरोप लग रहा है कि क्या उनकी पार्टी मुआवजे के नाम पर जो 2000 रुपए के नोट बांट रही है, क्या वो ब्लैक मनी का पैसा हो सकता है? 2000 रुपए के ये नोट आखिर कहां से आए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये मुआवजा राज्य सरकार नहीं दे रही, ये मुआवजा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दे रही है, जिस पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पार्टी की ओर से रेल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। अगर यह मुआवजा राज्य सरकार देती तो यह मुआवजा नकद में दिया ही नहीं जा सकता था, और अगर कैश में दिया जाता है तो इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती। लेकिन जब कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति को नकद मुआवजा देती है तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग चाहे तो उस उक्त पार्टी के खिलाफ संज्ञान ले सकता है और उस पार्टी से पूरा हिसाब किताब ले सकता है कि आपके पास इतना कैश कहां से आया, और आपने ये जो मुआवजा बांटा ये कैश क्यों बांटा, आपने चेक क्यों नहीं दिया। लेकिन कैश में किसी पार्टी द्वारा मुआवजा बांटने को लेकर हमारे देश में भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है, और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी पर अब ये सवाल उठे हैं। और खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने भी यह बात मानी है कि पीड़ित परिवारों को जो मुआवजा दिया गया उसमें 2000 रुपए के नोट हैं, लेकिन टीएमसी का कहना है कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर हैं, इसलिए पार्टी ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। समझने वाली बात यह है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी इन नोटों को बैंकों में बदलवाने जाती तो सिर्फ 2 लाख रुपए बदलवाने में ही पार्टी को 10 दिन लग जाते, और अगर ये एक साथ बैंक में जमा कराया जाता तो इसमें संदेह पैदा होता कि इतना पैसा आया कहां से, और इसकी जांच भी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अब ये पैसा रेल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बांटा जा चुका है, इसलिए पार्टी की इसमें सीधे कोई भूमिका अब नहीं बनती। यानी आरोप ये लग रहे हैं कि इस पार्टी ने अपना जो ब्लैक का पैसा था, जो 2-2 हजार रुपए के नोट जमा करके रखे होंगे, ऐसे आरोप हैं, वो सारा पैसा इन्होंने पीड़ितों को बांट दिया। अब हम आपको एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जो उन लोगों के लिए है जो नारियल पानी पीने के बड़े शौकीन हैं। आज आपको नारियल पानी बेचने वाले एक व्यक्ति का वीडियो दिखाएंगे जो नारियल पर नाली का गंदा और बदबूदार पानी छिड़क रहा है ताकि ये नारियल ग्राहकों को बड़े तरोताजा दिखें, और इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की है, जहां समीर खान नाम का एक व्यक्ति नारियल को नाली के पानी में धो रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने देख लिया और उसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने अब इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। 28 साल के समीर खान का कहना है कि सड़क पर उड़ने वाली धूल से उसके नारियल गंदे हो गए थे, इसलिए उन्हें साफ करने के लिए और तरोताजा रखने के लिए वो नाली के गंदे पानी से इन नारियलों को धोता था। बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं जिनमें सड़क पर बिकने वाली खाने पीने की चीजों में गंदगी और मिलावट अक्सर देखी जाती है। इसलिए इस घटना से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये कि सड़क पर मिलने वाली खाने पीने की चीजें खराब भी हो सकती हैं, और जब भी आप सड़क पर किसी से कुछ भी खाने पीने की चीज लें तो 1000 बार सोच कर लीजिएगा। हमारा मकसद यहाँ ये नहीं है कि जो लोग सड़कों पर ठेले पर अपना सामान बेचते हैं वो सारे खराब हैं, लेकिन एक बात सोचिए आप कि अगर आप जो नारियल खरीद रहे हैं अगर उसे नाली के गंदे पानी से धोया जा रहा है, जो सब्जियां आप खरीदते हैं अगर उसे नाली के गंदे पानी से धोया गया है, नाले के गंदे पानी से धोया गया है। कई बार आप गोलगप्पे खाते हैं सड़क पर खड़े होकर, और उन गोलगप्पे के पानी में अगर नाली का पानी मिलाया गया है तो आप क्या करेंगे? आप जो चाट खाते हैं,
जो पकौड़े खाते हैं सड़क पर खड़े होकर, अगर उनमें गंदे तेल का इस्तेमाल किया गया है, अगर उसमें सड़े हुए आलूओं का इस्तेमाल किया गया है, अगर उसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो आप क्या करेंगे? आपको यहां यह पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आप ऐसा कुछ देखें, क्योंकि आप पूरा पैसा देकर ये खाना खरीदते हैं, ये फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, हर जिले में एक फूड इंस्पेक्टर होता है। आप भारत सरकार को, राज्य सरकार को, फूड डिपार्टमेंट को, उस फूड इंस्पेक्टर को उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं, और नहीं तो लोकल पुलिस थाने में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, जो आपकी जिंदगी से और आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि उसे आपसे मुनाफा कमाना है। अब एक ऐसी खबर जो सीधा चोट करती है रूढ़िवादी परंपराओं पर। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां तलाक होने पर महिलाएं मातम नहीं बल्कि उत्सव मनाती हैं, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में तलाक एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। लेकिन अफ्रीका में बसे एक देश मॉरिटेनिया में तलाक के बाद महिलाएं खुश होकर उत्सव मनाती हैं। इस मुस्लिम प्रधान देश में औरतों को पूरी आजादी है कि वो अपनी मर्जी से तलाक ले सकें, और इसी का ऐलान करने के लिए औरतें उत्सव मनाती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सेलिब्रेट करती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो अब आजाद हैं और दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार भी। तलाक होने पर उत्सव मनाना और दूसरी शादी करना खुद में एक आधुनिक विचार है, और इस देश का समाज इसे बुरी नजर से नहीं देखता, बल्कि वहां इसे औरतों का एक फ्रीडम टिकट समझा जाता है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।